सरकारी में आपको स्वागत है। मैं मैथ्स क्लास जीएस के क्लास में आपको स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आराम से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण आंकड़े। यहाँ से एक क्वेश्चन आना तय है हर शिफ्ट में। जो दिल्ली पुलिस का पेपर 27 नवंबर से होगा या भी अपना जेल वार्डर का एग्जाम है आगे यूपीएसआई, उससे एक क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% है। यही से पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा सेब उत्पादक है ना, फल फूल मसाला सब्जी खाद्यान्न दाल, और इसमें सब पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो ये भारतीय कृषि के जो नवीनतम डाटा 2018-19 का है अभी, उसी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। इससे एक क्वेश्चन पक्का है, ठीक है। और स्पेशली ये टॉपिक दिल्ली पुलिस के लिए बना रहे हैं तो वन लाइनर क्वेश्चन मैक्सिमम ज्यादातर होंगे। अब हम लोग बात करें भारतीय कृषि की, तो आप लोग जानते हो कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की बहुत सारी जनसंख्या, मैक्सिमम जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है, और कृषि अपना जो है वो कम से कम 23% जीडीपी में योगदान करता है। कृषि 23% जीडीपी में योगदान करता है। और कृषि के क्षेत्र में एक ऐसी बेरोजगारी बढ़ जाती है, प्रच्छिन्न बेरोजगारी। क्वेश्चन पूछा गया था कि कृषि के क्षेत्र में भारत में प्रच्छिन्न बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छिन्न बेरोजगारी, ठीक है। तो अब भारत में मिट्टी कैसी है, कैसी मिट्टी भारत में? देखो, भारत गंगा यमुना की तटीय मैदान में है। यहां जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। देखो ना, मिट्टी दो प्रकार की होती है, जलोढ़, खादर और बांगर। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी, ठीक है। खादर जो होती है जो नई मिट्टी उपजाऊ होती है, और बांगर होती है जो पुरानी होती है। खादर में नई मिट्टी आती है और बांगर में पुरानी मिट्टी आती है। क्योंकि भारत गंगा यमुना के तटीय मैदान में है, भारत जो है वो गंगा यमुना के तटीय मैदान में स्थित है, इसलिए यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। उपजाऊ दोमट मिट्टी, देखो भारत में दोमट जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। भारत में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो आपके 2-3 क्वेश्चन यही से आएगा कि भारत में कैसी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। कृषि में भारत में कैसी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छिन्न बेरोजगारी पाई जाती है। और भारत की 65% जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, और कृषि जीडीपी में 23% लगभग योगदान करता है। अब देखो, कृषि से संबंधित जो हमारी फसलें होती हैं, 3 प्रकार की फसलें होती हैं भारत में। खरीफ की फसल है ना, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ, रबी और जायद, ठीक है। इतनी 3 प्रकार की फसलें होती है ना। अब देखो, खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की फसल जून और जुलाई में, जून जुलाई में होते हैं, ठीक है। काटते कब इसको? अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। रबी की फसल कब बोते हैं? रबी की फसल हो जाती है अक्टूबर नवंबर में। गेहूं का टाइम चल रहा है ना, है ना। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल होती है। और जायद की फसल कब होती है? मार्च से जून, ठीक है। ये पहली बात, मुझे डाटा को पता होना चाहिए। खरीफ की फसल कब बोई जाती है? जून जुलाई। रबी की अक्टूबर नवंबर। जायद की मार्च और जून, मार्च से जून में। अब देखो, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी और जायद की कौन सी है। तो सबसे पहले आपको जायद की पता होनी। जायद में सभी प्रकार की सब्जियां आती हैं, ठीक है। जैसे भिंडी, लौकी, तरोई, ये सब सब्जियां है ना, ठीक है। इसके बाद खरबूजा, तरबूज, खरबूजा हो गया, तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, फिर खीरा आदि। यहां से क्वेश्चन आता है, जरूर है, याद रखना। रीजनिंग में पूछा जाता है और जीएस में तो पूछा ही जाता है। भिंडी, लौकी, याद रखना। जो जायद में होती है सभी प्रकार की क्या होती है? सब्जी होती है, ठीक है। और सब्जियों के साथ जो सलाद में हम लोग काटते हैं ना, वही टमाटर और अभी करना, ठीक है। भिंडी, लौकी, तरोई, खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि, ठीक है। इस तरह याद कर लेना। इसके बाद बेटा रबी में कौन होता है? गेहूं, गेहूं के बाद जौ, जौ के बाद चना, मटर, मसूर, चना, मटर और मसूर। लिख लो।
ठीक है। रबी की फसल होगी गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू आदि। अब बेटा आ गई आपकी खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली आदि। ये पहले यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से रबी की फसल है, कौन खरीफ की फसल है, कौन जायद की फसल है। अगर रीजनिंग में क्वेश्चन आएगा तो पूछा जाएगा निम्नलिखित में कौन अलग है, तो दे देगा ज्वार, बाजरा, मक्का और ककड़ी। तो ककड़ी अलग होगी, ककड़ी जायद की फसल है, ये सारी खरीफ की फसल है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद कर लेना बेटा। जायद की फसल में सारी सब्जियां आ जाएंगी, कब हो गया, मार्च से जून के बीच में। रबी की फसल में क्या क्या आएगा आपका, गेहूं, जो जो समय सीजन चल रहा है, गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू आदि, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा रबी की फसल जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। इसके बाद हम खरीफ की बात करते हैं, तो खरीफ की फसल जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में, ठीक है। और खरीफ की फसल में हम लोग क्या क्या करते हैं, ज्वार, बाजरा और मक्का, तिल, मूंगफली आदि, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपको क्लियर हो गई। ये खरीफ, रबी, जायद समझ में आ गया, लिख लिया ना, ठीक है। तो यहां से याद रखना भाई, टाइम किसका कब होता है, रबी की फसल का चल रहा है, खरीफ की फसल का आगे आएगा और जायद की फसल का जून साइड में आता है, अप्रैल जून में। अब यहां से देखो डाटा पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है, भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखो, रस्ट गेहूं का रोग है, रस्ट एक गेहूं का रोग है, रस्ट, रस्ट, रस्ट काहे का रोग है, गेहूं का रोग है, रस्ट एक गेहूं का रोग है। ये देखो तो गेहूं में सफेद सफेद सफेदी टाइप की हो जाती है ना, उसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। इसके बाद लिखो बेटा, नकदी फसल, नकदी फसल के अंतर्गत, नकदी फसल के अंतर्गत गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू आदि आते हैं। गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये कैसी बेटा, ये नकदी फसलें हैं। नकदी फसलें, नकदी फसलें का मतलब समझते हो, जिन्हें बेचा जाता है, जिन्हें क्या कहता है, बेचा जाता है। देखो भैया, गन्ना बेचते हो ना निकाल के, कपास ये भी बेचा जाता है, जूट ये भी हटाया जाता है, तंबाकू ये भी है। देखो, नकदी फसलें और खाद्यान्न फसलें दो प्रकार की फसलें होती हैं, एक नकदी फसल हो गई, एक खाद्यान्न फसल हो गई। तो खाद्यान्न फसल कौन सी, गेहूं अपना है, तो भाई गेहूं होता है तो खाद्यान्न खाने के लिए रखते हो ना, उसको बेचते थोड़ा पूरा, उसको कुछ मात्रा में आप अपनी आवश्यकता के अनुसार बेच देते हो, लेकिन कब बेचते हो, जब खाने के लिए पर्याप्त हो जाता है ना। जब खाने के लिए बखारी अपनी पूरी भर जाती है तभी तो आप एक्स्ट्रा गेहूं बेचते हो। अगर भाई मान लो आपका 5 कुंटल हुआ, 4 कुंटल, तो क्या बेचोगे यार, भाई एक साल में तो खा ही लोगे उतना, है ना, पूरे घर में। तो वो हमारी हो गई खाद्यान्न फसल। क्या आप गन्ना बखारी रखते हो कि गन्ना हो गया है, चलो इसको हम अगले साल बेचेंगे, सड़ी है ना बेटा। तो ये नकदी फसल, नकदी फसल का मतलब होता है वही तुरंत निकालो, जाने दो, बेचो उसको। कपास, तंबाकू, जूट ये सब नकदी फसल है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अलग कौन है, तो गन्ना, कपास, जूट और गेहूं। तो गेहूं, क्योंकि गेहूं कैसी फसल है, खाद्यान्न फसल है, और ये कैसी फसलें हैं, नकदी। 4 नाम याद रखना, गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, ये कैसी फसलें बेटा, खाद्यान्न फसलें। और बाकी फसलें कैसी होंगी, सॉरी ये नकदी फसलें हैं, बाकी खाद्यान्न, ठीक है। तो ये बात समझना कि इसके बाद लिखो, लिखो मूंगा रेशम सबसे ज्यादा असम में होता है। मूंगा रेशम, मूंगा रेशम सबसे ज्यादा आसाम में होता है। मूंगा रेशम सबसे ज्यादा आसाम में होता है। फिर नेक्स्ट लिखो,
कीट पालन अनुसंधान संस्थान मैसूर में है। कीट पालन अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र मैसूर में है। मधुमक्खी पालन देखा आपने? जब मधुमक्खी तो कीटित होते हैं पदार्थ तो उसको पालते हुए है ना शहद के लिए। तो कीट पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? मैसूर में। इसके बाद आगे लिखो बेटा, रेशम बोर्ड, केंद्रीय रेशम बोर्ड कर्नाटक में है। कर्नाटक में रेशम बोर्ड कर्नाटक में है। रेशम बोर्ड कहाँ है? कर्नाटक। रेशम बोर्ड कर्नाटक में है। इसके बाद भारत में सबसे ज्यादा रबर केरल राज्य में होती है। भारत में सबसे ज्यादा रबर उत्पादन केरल राज्य में होता है। लिखो, मछली उत्पादन में विश्व में सबसे आगे, मछली उत्पादन में विश्व में सबसे आगे चीन है। विश्व में सबसे आगे चीन है। विश्व में सबसे आगे चीन है। देखो, भारत तीसरे स्थान पर है। मछली उत्पादन में भारत के स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। और पहले स्थान पर कौन है? चीन। और दूसरे पे इंडोनेशिया। ठीक है, चीन, इंडोनेशिया, भारत, ये क्रम है मछली उत्पादन में विश्व में। अब लिखो बेटा, ये सब स्टार पॉइंट लिखते जाना ऊपर। लिखो, भारत में हरित क्रांति का जनक एमएस स्वामीनाथन है। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। हरित क्रांति के जनक भारत में ये है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, एमएस स्वामीनाथन। लिखो, हरित क्रांति का प्रभाव, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा। गेहूं पर पड़ा, सबसे ज्यादा प्रभाव कहां पड़ा था? गेहूं पर पड़ा। लिखो, विश्व में हरित क्रांति का जनक, विश्व में हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग है। नॉर्मन बोरलॉग है। इन्हें शांति के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग नोबेल मिला था। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था। इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला था। ठीक है, अब देखो, अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो आपका आंसर होगा एमएस स्वामीनाथन। पूछा विश्व में नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल किस क्षेत्र में मिला था? तो शांति के क्षेत्र में। याद रखना, कृषि के क्षेत्र मत कर देना, क्योंकि कृषि के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ठीक है बेटा, नोबेल पुरस्कार सिर्फ 6 क्षेत्रों में ही मिलता है। ठीक है, अब लिखो बेटा, मत्स्य उत्पादन। आप पॉइंट लगा के लिखते जाना। मत्स्य उत्पादन। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद है पश्चिम बंगाल। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल। फिर गेहूं उत्पादन।
ठीक है। मत्स्य उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल, गेहूं उत्पादन में यूपी, उत्तर प्रदेश, फिर पंजाब। ठीक है, यहां से क्वेश्चन ऐसे आएगा बेटा कि देखो मत्स्य उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, मत्स्य उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, दो ही दो याद करना। गेहूं उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद पंजाब। ये क्वेश्चन एक पूछा जरूर जाएगा। इस टॉपिक, आज के टॉपिक से एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, इसके बाद लिखो बेटा कुल चावल उत्पादन में, चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ऐसे कुल खाद्यान्न, कुल खाद्यान्न में सबसे ज्यादा अग्रणी है उत्तर प्रदेश, फिर है मध्य प्रदेश। पहले उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश है। ठीक है, ये तो आपका हो गया गेहूं चना में। देखो मत्स्य उत्पादन में सबसे ज्यादा है आंध्र प्रदेश, गेहूं, अगर दो न याद हो सके तो एक ही याद कर लेना सबसे आगे वाला। मत्स्य में आंध्र प्रदेश, गेहूं में उत्तर प्रदेश, चावल में पश्चिम बंगाल, और कुल मतलब टोटल पूरा खाद्यान्न में उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगर टोटल खाद्यान्न में पूछा जाए कि कुल खाद्यान्न में सबसे आगे कौन है, तो आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अगर मत्स्य उत्पादन में पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश। चावल में पूछा जाए, चावल सबसे ज्यादा कौन खाता है? बंगाली खाते हैं ना। चावल सबसे ज्यादा बंगाली खाते हैं तो पश्चिम बंगाल। गेहूं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ उगता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद आता है कपास उत्पादन। देखो कपास उत्पादन, कपास उत्पादन में सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र फिर गुजरात। ठीक है, फिर देखो जूट मेस्ता, जूट मेस्ता के उत्पादन में सबसे ज्यादा आगे कौन है? पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल फिर बिहार। जूट मेस्ता में पश्चिम बंगाल, बिहार। इसके बाद है गन्ना उत्पादन, गन्ना उत्पादन में सबसे आगे कौन है? यूपी और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। रेपसीड व सरसों, सरसों व रेपसीड। बेटा रेपसीड का मतलब है ऐसी चीजें जिनसे तेल निकलता है। ठीक है, सरसों व रेपसीड। सरसों और रेपसीड में है राजस्थान और हरियाणा। सरसों और रेपसीड में है राजस्थान और हरियाणा। इसके बाद मूंगफली, मूंगफली में है गुजरात और गुजरात के बाद राजस्थान। ठीक है, तो देखो कपास उत्पादन में सबसे आगे कौन है? महाराष्ट्र। हालांकि देखो हमने बताया था कि कपास में कर्नाटक में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उत्पादन में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र आगे, अब की बार 18 में निकल गया। जूट मेस्ता में, जूट में पश्चिम बंगाल। अच्छा, पश्चिम बंगाल में जूट सबसे ज्यादा क्यों पाया जाता है? सुंदरवन की वजह से, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सुंदरवन का इलाका है, सुंदरवन एरिया, उसमें सबसे ज्यादा जूट पाया जाता है। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के बाद बिहार। इसका गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा है यूपी, यूपी के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, सरसों और रेपसीड। बेटा रेपसीड का मतलब होता है सरसों और लाही, है ना, और तुइया वगैरह होती है ना, तो वो इसमें आते हैं। मैक्सिमम तो तेल निकलता है। ठीक है, तेल निकलता है। तो सरसों और रेपसीड में सबसे आगे है राजस्थान और हरियाणा। इसके बाद मूंगफली में कौन सबसे ज्यादा आगे है? गुजरात और राजस्थान। बेटा ये सारी चीजें याद कर लेना। सीधे सीधे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जूट व मेस्ता के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन लाइनर, ओनली वन, एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन। ठीक है, पूछा जाएगा गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा यूपी। गन्ना तो गन्ना और गेहूं में यूपी हमेशा रहता है, लेकिन चीजें ऐसी पूछी जाएंगी जिसमें आप फंस जाओ। जैसे पूछ लेगा कपास, देखो आपको पता है कि कपास मैक्सिमम कर्नाटक में होता है, लेकिन अब ये डाटा नया डाटा ना हम लोग का 2018-19 का डाटा है ये, तो भाई हर साल घटा बढ़ा करता है ना भाई। कर्नाटक हमेशा आगे रहता है
है ना। और जो महाराष्ट्र था वो कर्नाटक से थोड़ा पीछे था, लेकिन अब की बार महाराष्ट्र ने ज्यादा डेवलप किया तो थोड़ा आगे निकल गया, तो यही से डाटा बन जाता है। ये पूछा कि कपास उत्पादन में कौन है, महाराष्ट्र। सरसों में कौन है, राजस्थान। मूंगफली में देखो, मूंगफली भी मैक्सिमम आप जानते हो, मूंगफली और नमक सबसे ज्यादा गुजरात में मिलता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो पता चला, कपास उत्पादन याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है कपास उत्पादन, ठीक है। ऐसे देखो नारियल उत्पादन में तमिलनाडु, नारियल उत्पादन में बेटा तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बाद लिखो, मूंगफली हो गया, मूंगफली के बाद आता है सोयाबीन। सोयाबीन के उत्पादन में सबसे आगे है एमपी और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ठीक है, सोयाबीन में। इसके बाद सूरजमुखी, सूरजमुखी के उत्पादन में एमपी और राजस्थान, सूरजमुखी में एमपी और राजस्थान, ठीक है। इसके बाद कुल दाल में अग्रणी है बेटा एमपी और राजस्थान। कुल दाल में और सोयाबीन में दोनों में एमपी, सूरजमुखी दोनों में, बस एक मिनट, सूरजमुखी का डाटा गलत हो गया, सूरजमुखी में एमपी नहीं, सूरजमुखी में बेटा कर्नाटक, सूरजमुखी में बेटा कर्नाटक और उड़ीसा, ठीक है, ठीक है। राजस्थान में बेटा एमपी और राजस्थान है दाल में, कुल दाल में एमपी और राजस्थान है, ठीक है। फिर अरहर, इसी को हम लोग तूर बोलते हैं। अरहर क्या बोलते हैं, तूर। अरहर के उत्पादन में सबसे ज्यादा है कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र। इसके बाद चना माना जाता है एमपी और राजस्थान, चना में है एमपी और राजस्थान, ठीक है। सोयाबीन एमपी महाराष्ट्र, सूरजमुखी कर्नाटक उड़ीसा, कुल दाल। हाँ देखो कुल तो दालें हैं, देखो ध्यान से देखना, अरहर की दाल होती है सबसे। देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि तूर किस दाल का एक नाम है, अरहर का, याद रखना। अरहर क्या बोलते हो, तूर को अरहर बोलते हो, याद रखना। तो अरहर के उत्पादन में आगे अरहर की दाल भी होती है ना, तो अरहर के उत्पादन में अरहर वही अर्रा है ना। अरहर के उत्पादन में कर्नाटक सबसे आगे है, लेकिन दाल के उत्पादन में एमपी, याद रखना। अरहर से दाल को कनेक्ट मत कर देना कि अरहर की दाल है तो दाल में एमपी आ गया तो एमपी मार दो। अरहर में कर्नाटक अलग है, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, ठीक है। अरहर को हम लोग क्या बोलते हैं, तूर। और चना में कौन आ गई भाई, एमपी। चना में एमपी आ गई, देखो चना की दाल बनती है ना, तो वो दाल एमपी आ गई, लेकिन अरहर की दाल मत कर देना, ठीक है। अरहर में कर्नाटक, और टोटल ओवरऑल दाल में कौन सा आगे है, एमपी, ठीक है। एमपी में सबसे ज्यादा दाल भी होती है ना, और एमपी को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। हर एमपी में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी है। अभी लोगों को फॉरेस्ट रिपोर्ट पर आनी है, फॉरेस्ट रिपोर्ट से भी एक क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन फॉरेस्ट से, जंगलों से, सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, एरिया में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है, किस में सबसे ज्यादा बड़े हैं, किस नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा बड़े हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये आएगा और एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पक्के आपके एग्जाम में है ना, कि दो क्वेश्चन आने तय है हर सेट में। सोयाबीन, जो भी वनडे एग्जाम होता है ना, एसएससी का जो भी एग्जाम होगा, चाहे वो दिल्ली पुलिस का हो, चाहे वो टेंथ, चाहे जो हो, ये क्वेश्चन आने बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, आने बिल्कुल लायक है। और स्टेट एग्जाम में, यूपी पुलिस में तो ये मैक्सिमम भर के आते हैं, ठीक है, रेलवे वगैरह में। सोयाबीन में एमपी, ठीक है। सोयाबीन, अच्छा सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन देता है, सोयाबीन की दाल, सोयाबीन, ठीक है, याद रखना। हाँ, सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और दाल में भी होता है, लेकिन अगर दोनों कंपेरिजन करोगे आप, दाल और सोयाबीन कंपटीशन आपस में कर रहे हैं, तो सोयाबीन आगे निकल जाएगा, ठीक है, याद रखना सोयाबीन। और सोयाबीन के उत्पादन सबसे आगे कौन है, एमपी। दाल के उत्पादन सबसे आगे कौन है, याद रखना, प्रोटीन आपको देने में एमपी आगे, लेकिन अरहर की अगर बात तुमने कर दी तो वो कौन निकल जाएगा, कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक। अब कर्नाटक में और क्या क्या होता है, कपास अनुसंधान कहाँ है, कर्नाटक में, ठीक है। चाय कर्नाटक में नहीं है, कॉफी है कर्नाटक में,
कॉफी, ठीक है। चाय असम में होती है ना, चाय कहां होती है, असम में होती है। दार्जिलिंग क्षेत्र कहां पड़ता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि दार्जिलिंग जो है वो किस स्टेट के अंतर्गत आता है, पश्चिम बंगाल, है ना। वहां दार्जिलिंग की भी चाय आती है अच्छी खासी, ठीक है बेटा। हाँ, इसके बाद देखो 2-3 चीजें और बची अभी, चना तो हो गया। अब लोग केला, अब लोग फल की बात करेंगे। केला, आम, साइट्रस। केला, आम, साइट्रस। साइट्रस को हम लोग कभी कभी नींबू बोल देते हैं, क्योंकि नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल होता है ना, तो इसी को साइट्रस बोलते हैं। केला उत्पादन में तमिलनाडु, केला उत्पादन में तमिलनाडु। आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जगह है लखनऊ, मलियाबादी आम, सुना है, मलियाबाद, है ना, वो तो वहां का आम बहुत प्रसिद्ध है। केला में तमिलनाडु, आम में उत्तर प्रदेश और साइट्रस में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश आगे बेटा, ठीक है। 3 चीजें आपके सामने आ गई, केला, आम और साइट्रस। केला, आम और साइट्रस। बेटा केला में आगे कौन है, केला में आगे है तमिलनाडु। आम में आगे कौन है, उत्तर प्रदेश। और साइट्रस या ही नींबू आगे कौन बेटा, आंध्र प्रदेश। तीनों फल आपको पता चल गए, ठीक है। अगर कुल फल की बात की जाए, कुल फल उत्पादन, कुल फल उत्पादन में आगे कौन बेटा, आंध्र प्रदेश। कुल फलों में आगे कौन है, आंध्र प्रदेश। केला में तमिलनाडु, आम में उत्तर प्रदेश, नींबू या साइट्रस में आंध्र प्रदेश, ओवरऑल आंध्र प्रदेश। सेब में, भाई सेब कहां होता है, हाँ बिल्कुल सही बेटा, जम्मू कश्मीर। और दूसरा हिमाचल, हिमाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, कश्मीरी सेब ऐसे बोलते हो ना, तो बेटा ये हो गया सेब में जम्मू कश्मीर और हिमाचल। देखो केला में तमिलनाडु, आम में उत्तर प्रदेश, नींबू या साइट्रस में आंध्र प्रदेश, सेब में जम्मू कश्मीर और पूरे फलों में आंध्र प्रदेश, बस, ठीक है। याद रखना, ओवरऑल अगर बात करेगा कुल फल उत्पादन में, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि फलों के कुल उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। अगर इंडिविजुअल फल की बात करेगा, सेब में जम्मू कश्मीर, केला में तमिलनाडु, आम में उत्तर प्रदेश, नींबू में आंध्र प्रदेश, ठीक है बेटा। ये सारा कुछ डाटा है। अब इसके बाद आ जाता है सब्जियों का, है ना, सब्जियों का। तो सब्जियों में आता है आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च। आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च। नॉर्मली यही सब्जी यूज होती है ना घर पे, है ना। तो आलू के उत्पादन में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश, कन्नौज में बहुत आलू होती है। और प्याज में महाराष्ट्र, प्याज में महाराष्ट्र, टमाटर में आंध्र प्रदेश, टमाटर में आंध्र प्रदेश और मिर्च में आंध्र प्रदेश। प्याज के बढ़ने का सबसे ज्यादा रीजन क्या है, एक तो कोविड की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हुआ इंटर स्टेट। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है प्याज, महाराष्ट्र में देखो ना कि प्याज सस्ता है, ठीक है। अपने यहाँ 100 रुपया किलो आज बिक रहा है, ठीक है। 4 नंबर है ना, 4 नवंबर 2020 में जब ये वीडियो बन रहा है तब उत्तर प्रदेश प्याज 100 रुपया किलो लगभग बिक रहा है, 80 रुपए 100 में है ना प्याज। तो ये भाई इतना महंगा क्यों है। और गवर्नमेंट ने भी बोला है कि जो भी आलू और प्याज है, आलू और प्याज है, जितनी भी प्राइवेट मिले हैं 31 दिसंबर तक खाली हो जानी चाहिए, अल्टीमेटम दिया गया है। लेकिन फिर भी ये नहीं हो रहा है, मतलब दाम तो क्यों, क्योंकि भाई देखो इंटर स्टेट व्यापार कोरोना में नहीं हुआ है, कोविड जो चला है उसमें व्यापार ठप रहा, जो जहां था वहीं बना रहा था ना। जैसे आलू मिलती तो आलू उठे नहीं जाता, वहीं जमी रहे। महाराष्ट्र में जो भी प्याज था तो इधर उधर गया नहीं, वहीं दबा रहा। तो भाई जहां जो चीज दबी वहीं दबी रही। अब उसके बाद में अचानक जो स्मार्ट डीलर होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, यही इनकी क्वालिटी होती है ना, कि भाई अगर बिना आलू के आप रह नहीं पाओगे, बिना प्याज के रह नहीं पाओगे, तो गर्ज हो तो 100 रुपए किलो खरीदो।
तो जिसके पास, जिसने स्टोर किया था वो आराम से बेच रहा है, या जिसने इधर उधर से अपना 2 नंबर लगा के निकाल लिया वहां से, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अल्टीमेटम ये दिया गया है कि जितनी जल्दी मिलें खाली हो जाएंगी उतना बाजार, भाई बाजार, जब हम आपको भी इकोनॉमी पढ़ाएंगे 2-3 दिन बाद, तो वही तो बाजार नियंत्रण या बाजार में कैसे मूल्य को डाउन करें, कैसे वस्तु को बढ़ाएं, वो सब बताएंगे आपको, है ना। तो अभी आपको ये सिर्फ याद रखना है कि आलू के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, प्याज के उत्पादन में महाराष्ट्र, टमाटर के उत्पादन में आंध्रा और मिर्च के उत्पादन में भी आंध्रा, ये सबसे आगे है। इसके बाद बेटा नंबर आता है आपके फूल का। ठीक है, अच्छा कुल सब्जी में, ये भी लिखो बेटा, कुल सब्जी में यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आगे। ठीक है, कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल आगे। इसके बाद अगर फूल की बात करोगे आप, फूल उत्पादन में तमिलनाडु, फूल उत्पादन में तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, फूल उत्पादन में तमिलनाडु और उसके बाद आंध्र प्रदेश। ये आपका जो एक अभी लेटेस्ट डेटा है, तो ये आपके सामने रहा। आलू में यूपी, प्याज में महाराष्ट्र, टमाटर में आंध्रा, मिर्च में आंध्रा, कुल सब्जी में उत्तर प्रदेश। ठीक है, और फूल उत्पादन में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ऐसे हमने आपको गेहूं बताया था, गेहूं के उत्पादन में यूपी, चावल में पश्चिम बंगाल। ठीक है, कुल खाद्यान्न में यूपी, और कपास में महाराष्ट्र, जूट में पश्चिम बंगाल। ठीक है, जूट में था पश्चिम बंगाल, और उसके बाद गन्ना में उत्तर प्रदेश, रेपसीड और सरसों में राजस्थान, मूंगफली में गुजरात, और सूरजमुखी में कर्नाटक, कुल दालों में एमपी, चना में एमपी। ठीक है, केला, आम, साइट्रस, केला में तमिलनाडु, आम में यूपी, साइट्रस में आंध्र प्रदेश, और कुल फल में भी आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद था कुल सब्जी यूपी और पश्चिम बंगाल, और कुल फल आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद था आलू प्याज, आलू उत्तर प्रदेश, प्याज महाराष्ट्र, टमाटर आंध्र प्रदेश, मिर्च आंध्र प्रदेश। तो ये आपको कुछ संशोधित डाटा था। ठीक है, तो इस डाटा से आपका एक क्वेश्चन आना बिल्कुल 100% तय है। ठीक है बेटा, अब बेटा देखो इसके बाद हम जैव, ठीक है बेटा, जैव मंडल क्षेत्र, जो भारत के जैव मंडल क्षेत्र हैं वो कौन से और कब बने। ठीक है, सबसे पहले नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरवन और कंचनजंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि नीलगिरी जैव मंडल क्षेत्र कब घोषित किया गया। ठीक है, तो ये चारों हैं, ये 1986, 1988, 1989 और 2000। ठीक है, ये जैव मंडल क्षेत्र थे। इसी में आता है पर्यावरण आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, इसी के अंतर्गत आता है बेटा एक पर्यावरण आंदोलन। इसमें आता है बेटा चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन, और एक आता है एपिको आंदोलन। चिपको आंदोलन और एपिको आंदोलन, और एक आता है नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ। एपिको के है, चिपको के है सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा बचाओ के है मेधा पाटेकर, और एपिको आंदोलन के अंदर हेगड़े थे कुछ, है ना। एपिको के है पी हेगड़े, बिल्कुल पी हेगड़े। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन थे सुंदरलाल बहुगुणा,
ठीक है, ML बहुगुणा, मेधा पाटेकर और P हेगड़े। तो ये पर्यावरण आंदोलन है, ये जैव मंडल क्षेत्र है। नीलगिरी कहां पाया जाता है? तमिलनाडु में, कल बताया ना हमने, जहां पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों मिलते हैं। और इसी का जो एरिया आगे एक्सटेंस होकर आगे जाता है वो इलायची की पहाड़ियां, पालनी की पहाड़ियां, कार्डामम की पहाड़ियां, ये कल हमने आपको बताया था। इलायची की पहाड़ियां कहां बेटा? केरल तमिलनाडु के क्षेत्र में। पालनी की पहाड़ियां कहां है? कहां है बेटा? तमिलनाडु, रिवाइज नहीं किया, तमिलनाडु, ठीक है। और उसी के आगे उसी में स्थित है पालनी की पहाड़ियों में कार्डामम की पहाड़ियां, ठीक है। तो ये जैव मंडल क्षेत्र हो गए बेटा, ये पर्यावरण आंदोलन हो गए। नीलगिरी कब बना? 86 में। नंदा देवी, नंदा देवी कहां है? नंदा देवी, ठीक है। सुंदरबन का 1989, सुंदरबन कहां है? पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल का डेल्टा। कंचनजंगा कहां भैया? बताया था कल, कंचनजंगा सिक्किम में, पक्का? ये आपने बताया नहीं, ये ठीक है। उत्तराखंड लिखा था? नहीं, ठीक है, लिख लेना बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं और कल की क्लास में बहुत अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू सो मच।